प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम अपना पहला पाठ जी होता चिड़िया बन जाऊं, जो कि एक कविता है। कविता के कवि हैं सोहन लाल द्विवेदी जी। तो हम उसे कर रहे थे। अब तक हमने क्या किया, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। अब तक हमने कविता पाठ किया, कविता का अर्थ या हम कहेंगे उसका भावार्थ हमने आपको बताया, शब्दार्थ हमने लिखे हैं, कविता हमने याद कर ली है, हमने मौखिक प्रश्नों को चर्चा के द्वारा हल किया, क्योंकि मौखिक प्रश्न का लिखित रूप तो होता नहीं है। और उसके बाद हमने कल अपना लिखित प्रश्न उत्तर किया था। आपने उसे ज़रूर लिख लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। आज हम इसके अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि है भाषा बोध। ये व्याकरण से संबंधित प्रश्न होते हैं। तो हमें व्याकरण एक तो व्याकरण की पुस्तक से ही मिल जाता है, और दूसरा व्याकरण जो है हमारा पाठ्य पुस्तक के जो अभ्यास प्रश्न है उसके अंदर से भी हमें मिलता है। ये भाषा बोध के अंतर्गत आता है। जो पाठ्य पुस्तक से जो हमें व्याकरण मिल रहा है वह भाषा बोध के अंतर्गत आता है। और आज हम अपना भाषा बोध जो पहला प्रश्न है उसे ही करना शुरू करते हैं। तो ये है हमारा भाषा बोध। हम ये भी कह सकते हैं ये व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। तो हमारा पहला प्रश्न, जैसा कि आप देख रहे हैं, समझो और स्व से बने 3 शब्द लिखो। स्व, आधा स, पूरा व, ये है स्व। प्रश्न भी लिख देता हूं मैं आपको। हमारा प्रश्न है, समझो और स्व, आधा स, पूरा व। स्व से बने, स्व से बने 3 शब्द लिखो। 3 शब्द लिखो। तो मैंने कल भी आपको हल्का सा बताया था। स्व मतलब स्वयं, खुद, अपना। तो स्व जो शब्द है, आधा स और व, स्व। तो हमें ऐसा शब्द लिखना है जो स्व से शुरू हो। हमें उदाहरण भी दिया हुआ है, जैसे स्वतंत्र, खुद का तंत्र, खुद की व्यवस्था स्वतंत्र कहलाती है। जैसे हमारा देश स्वतंत्र है। स्वतंत्र का अर्थ है इसकी व्यवस्था खुद की है, ये स्वयं अपना निर्णय लेता है। स्वतंत्र, ये किसी के अधीन नहीं है। स्व मतलब स्वयं का या अपना, खुद का। तो स्व शब्द है अपना। अब उसी तरह दूसरा शब्द हमने कल आपको बताया था, स्वदेश। स्व का मतलब अपना देश। तो भारत हमारा स्वदेश है, अपना देश है। भारत हमारा स्वदेश है, अपना देश है। तो स्व मतलब अपना। तीसरा एक और दिया, स्वराज्य। स्वराज्य, अपना खुद का राज्य। हमने अंग्रेजों से स्वराज्य के लिए हम कहेंगे प्रयास किया था और हम सफल भी हुए। स्वराज मतलब अपना खुद का राज्य। हम किसी के अधीन या हमारे ऊपर कोई और का राज न हो, स्वराज उसे कहा जाता है। स्वराज मतलब अपना खुद का राज्य। तो हमारा देश जो है स्वराज हम कहेंगे। लोग ही सरकार को चुनते हैं और लोगों पे ही सरकार शासन चलाया जाता है। तो एक तरह से कहा जाए, लोग अपना सरकार खुद, अपना शासक खुद चुनते हैं।
तो स्वराज, अपना स्वयं का राज। तो हमें 3 और शब्द लिखने हैं, जगह दे रखा है। ये जो प्रश्न है हम इसे अपने पाठ्य पुस्तक में ही करेंगे, जगह दे रखा है। तो स्व से बनने वाले 3 और शब्द हैं। चलो इसको हमें विच्छेद करके लिखना है, तो एक बार मैं इसको जो बुक में लिखा है इसको विच्छेद करके लिख देता हूँ। स्व जमा, ये प्लस का निशान है, उसे जमा या धन कहा जाता है। हिंदी में जो ये प्लस का निशान आप जो देख रहे हैं इसे धन या जमा कहा जाता है। स्व धन तंत्र, क्या बना? स्वतंत्र। अच्छा, हमें भी इसी तरह लिखना है। पहले तो ये दिया हुआ है, दूसरा शब्द हमने देखा है स्व जमा, स्व जमा देश, स्वदेश। तीसरा हमारा शब्द है स्वदेश, लिखते हैं स्वदेश, जरा छोटा लिखते हैं, स्वतंत्र, स्वतंत्र। फिर आएगा स्वदेश, स्वजमा देश, स्वदेश। और फिर है स्वजमा राज्य, ये बना स्वराज्य। और हमें यहां लिखना है और 3 शब्दों में। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। स्व का अर्थ मैंने आपको बताया अपना। स्व का क्या अर्थ होता है? अपना, स्वयं का, खुद का। स्वयं जमा तंत्र, स्वतंत्र। स्वतंत्र मतलब आज़ाद, जिसका अपना खुद का तंत्र हो, जो दूसरे पे न निर्भर रहे, उसे स्वतंत्र कहते हैं। स्वतंत्र 2 हम कहेंगे, इसके 2 भाग हैं। स्व जमा तंत्र, स्व का अर्थ मैंने बता ही दिया है, अपना, तंत्र। उसी तरह स्वदेश, स्व धन या जमा देश, स्वदेश, अपना देश, स्वदेश। स्व जमा राज्य, अपना राज्य, स्वराज्य। और हम 3 शब्द लगाते हैं, लिखते हैं। देखो, स्व, स्व जमा भाव, स्वभाव, ये क्या बना? स्वभाव, अपना भाव। नहीं कहते आपका, उनका स्वभाव कैसा है। अब आ जाते हैं, एक और दूसरा शब्द है स्व जमा जाति, स्वजाति, एक ही जाति या अपनी जाति, स्वजाति, स्वजाति। अपनी जाति, स्वजाति। एक है स्वरोजगार, ये भी नया शब्द नहीं आपके लिए हो सकता है। स्वरोजगार, रोजगार। ये बनेगा स्वरोजगार, जैसे छोटा लिखते हैं, स्वरोजगार, स्वधन रोजगार, ये बनेगा स्वरोजगार।
स्वरोजगार। तो हमने 3 शब्द लिखे जो स्व से बने हैं। स्व मतलब अपना। तो जरा ध्यान से देखिएगा इसे। स्व जमा भाव, स्वभाव, स्वयं का भाव या अपना खुद का विचार, स्वभाव। स्व जमा जाति, स्वजाति, अपनी जाति का। इसका अर्थ क्या हुआ? स्वजाति मतलब अपनी जाति का। स्व जमा रोजगार, स्वरोजगार, अपना स्वयं का खुद का रोजगार। बहुत से लोग जो होते हैं अपना खुद का व्यवसाय करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कोई व्यक्ति अगर कोई दुकान चला रहा है तो कहता है कि ये मेरा स्वयं का रोजगार, हम किसी के और का काम नहीं करते, हमारा ये खुद का अपना रोजगार है, हम ही मालिक हैं। स्वरोजगार। स्व मतलब अपना, रोजगार, स्वरोजगार। तो ये था हमारा भाषा बोध, और ये था हमारा शब्द विचार के अंतर्गत आएगा। हमने आपको बताया था व्याकरण के 3 भाग होते हैं। वर्ण विचार जिसका संबंध वर्णों से होता है, उसके बाद है शब्द विचार जिसका वर्ण मिलकर के शब्द बनाते हैं, तो ये उसी के अंतर्गत आए। और तीसरा होता है वाक्य विचार जो हम अभी आगे करेंगे। तो ये था हमारा पहला प्रश्न बच्चों, भाषा बोध के अंतर्गत। अब हम दूसरे शब्द पे चलते हैं। समान तुक वाले 3 शब्द लिखो। ये तुक क्या होता है? जिसमें हम कहेंगे उच्चारण जो अंतिम शब्द होता है वो मिलता जुलता है। खासकर कवि जो होते हैं वे तुक वाले शब्दों का बड़ा प्रयोग करते हैं कविता लिखते समय। क्यों? क्योंकि कविता जो होती है आकर्षक हो जाती है, रोचक हो जाती है कविता पाठ करते समय। तो जो कवि होता है वो समान तुक वाले शब्दों का अधिक प्रयोग करते हैं अपनी कविता को आकर्षक या रोचक बनाने के लिए। तो हम पहले प्रश्न लिखते हैं। दूसरा प्रश्न है, दूसरा, हमारा दूसरा प्रश्न है समान तुक वाले 3 शब्द लिखो। समान तुक वाले 3 शब्द लिखो। और दे रखे हैं 4 शब्द दे रखे हैं। जाऊं, तीन शब्द लिखने हैं तो मैं 3 जगह भी बना लेते हैं। जंगल, फिर है डाली, और फिर है घाटी। तो आ जाते हैं प्रश्न, एक बार फिर से समझ लेते हैं। समान तुक वाले 3 शब्द लिखो। इसमें तुक मिलना चाहिए, तुक न कि अर्थ मिलना चाहिए। बहुत से बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि इसमें अर्थ भी मिलाने लगते हैं। तो अर्थ की बात नहीं, हमें हमारा पूरा उद्देश्य क्या है कि जाऊं से, जैसे हम लोग पहला शब्द हमारा है जाऊं, तो हमें जाऊं से मिलता जुलता
इसमें मिलते जुलते में क्या निशानी होती है, जो अंतिम वर्ण है शब्द का, जैसे जाऊं का ऊ, जो अंतिम वर्ण है वह ज़रूर होना चाहिए, तभी हमारा तुक या लय मिलेगा। तो जाऊं, खाऊं, इस तरह के शब्द, आऊं, पछताऊं, तो इस तरह के शब्द होने चाहिए। तो शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है या अंतिम वर्ण मात्रा सहित जो होती है वो हमारे शब्द में भी होना चाहिए, वो हमारे शब्द में भी होना चाहिए और उसका अर्थ भी होना चाहिए। शब्द का अर्थ ही होता है कि वह वर्णों का वह समूह जिसका अर्थ हो। शब्द का अर्थ ही होता है कि वर्णों का वह समूह जिसका कि कोई अर्थ निकलता है, तो अर्थ भी होना चाहिए। ये नहीं कि हमने तुक तो बना दिया लेकिन वो शब्द नहीं है, तो इसका भी बड़ा ध्यान रखना है। तो शुरू करते हैं। जाऊं, जाऊं का बनेगा खाऊं, जाऊं, खाऊं, आऊं, आऊं मतलब आना, और उसका अर्थ भी है, केवल तुक ही नहीं मिलाना है, उसका शब्द होना चाहिए। शब्द मतलब उसका अर्थ होता है खाऊं, आऊं, जाऊं, पछताऊं, पछताऊं। अंतिम जो वर्ण है, इस तरह का वर्ण जो अंतिम वर्ण है वो होना चाहिए, तभी लय मिलेगा। अगला है जंगल। तो जंगल का होगा मंगल, एक ग्रह का भी नाम है, और हम कहेंगे वो भी है, इसी का तुक मिल रहा है। जंगल का मंगल, जंगल, मंगल। उसके बाद है दंगल। इन सब का अर्थ होना चाहिए। जैसे दंगल का अर्थ क्या होता है, जहाँ पहलवान प्रतियोगिता करते हैं, दंगल में लड़ाई करते हैं, तो मंगल ग्रह का नाम है। हम के या कुशलता के लिए भी हम कहते हैं मंगल। तो शब्द हैं, उनका अर्थ भी होना चाहिए। ये देखिए तुक हमने बना दिया और लेकिन उसका अर्थ ही नहीं निकल रहा है, मतलब वो शब्द नहीं है। अगर अर्थ नहीं निकल रहा है तो शब्द नहीं है, ऐसी बात नहीं। एक है संदल। चंदन को, चंदन की लकड़ी को संदल भी कहा जाता है, संदल। तो इसमें एक बार फिर से ध्यान दीजिए, हमारा मुख्य उद्देश्य जो है वो तुक बनाने से है, न कि अर्थ का मिलान करने से। हम यहाँ अर्थ नहीं मिला रहे हैं, हम यहाँ पे केवल तुक वाले शब्द लिख रहे हैं, उनका अर्थ अलग अलग हो सकता है। तो अर्थ का मेल नहीं हो रहा है, अर्थ के दृष्टि से नहीं मिलाया जा रहा है। कभी कभी बच्चों को लगता है कि अर्थ भी एक होना चाहिए, ऐसी बात नहीं। हमें यहाँ पे समान तुक मिलना चाहिए, ना कि अर्थ मिलना चाहिए। अर्थ अलग अलग हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया संदल चंदन को कहा जाता है, जो एक सुगंधित लकड़ी होती है। दंगल जहाँ पहलवान कुश्ती किया करते हैं, उनकी प्रतियोगिता का नाम दंगल रखा जाता है। मंगल एक ग्रह है, या फिर कुशलता के लिए हम भी मंगल का प्रयोग करते हैं। तो अर्थ अलग है लेकिन तुक एक समान है। जंगल, मंगल, दंगल, संदल। अगला है डाली। हमारा अगला तीसरा जो शब्द है वह है डाली। तो माली, जो पेड़ पौधों की देखभाल करता है। फिर है जाली। या आप शब्द बोलने वाले को हम बोलते हैं गाली मत दो, गाली। आप शब्द वाले को गाली बोलते हैं।
तो ये जाली जो तारों की बिनी होती है या मकड़ी भी बनाती है, तो जाली। तो माली, जाली, गाली, लाली, लाल रंग के लिए लाली का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है, हम कहेंगे यहाँ तुक हम मिला रहे हैं, अर्थ से इसका कोई लेना देना नहीं। अर्थ अलग अलग हो सकते हैं लेकिन तुक एक समान होना चाहिए। और इन्हीं तुक से हम कहेंगे कविता रोचक बनती है। क्यों? क्योंकि कविता में जो तुक वाले शब्द जो होते हैं वो कविता को आकर्षक बनाते हैं। और हम कहेंगे इससे कविता पाठ करते समय एक अच्छा अनुभव भी जो कविता का पाठक हो या श्रोता हो, दोनों को इसका अनुभव होता है। एक और हमारा अंतिम जो शब्द है इसको भी हम लोग लेते हैं, घाटी। घाटी तो अंतिम जो लय बनाने के लिए, तुक बनाने के लिए जो हमें चाहिए, अंतिम जो है ट में बड़ी ई की मात्रा ये जरूर आनी चाहिए, तभी हमारा तुक बनेगा। घाटी, ट में बड़ी ई की मात्रा आनी चाहिए। तो बाटी या बिग, घाटी, बाटी, दाल बाटी चूरमा आपने सुना होगा, राजस्थानी भोजन है। तो बाटी, अगला है घाटी, बाटी, बेटी, घाटी बेटी, बाटी बेटी, रोटी, ये सब हम कहेंगे तुक वाले शब्द। तो एक बार इसको नोट करेंगे और इसे हम किस में करेंगे, आपको पता ही हम अपने पाठ्य पुस्तक में ही कर रहे हैं। इसके अलावा भी आप अपने भी शब्द लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखा है वही आपको लिखना है, ऐसी बात कोई नहीं है। आपका बस तुक मिलना चाहिए, शब्द आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। तो इसको एक बार फिर से नोट कर लो। जाऊं, खाऊं, आऊं, पछताऊं, जंगल, मंगल, दंगल, संदल, डाली, माली, जाली, घाली, लाली। आप इसमें से कुछ भी आप अपने पसंद का कोई भी शब्द लिख सकते हैं। घाटी, बाटी, बेटी, रोटी, ये था हमारा दूसरा प्रश्न भाषा बोध का। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न के ऊपर। तीसरा प्रश्न भी बहुत आसान ये है, समानार्थी शब्दों के ऊपर आधारित है। समान अर्थ वाला, समान अर्थ वाला मतलब पर्यायवाची शब्द। ये है हमारा तीसरा प्रश्न। समान अर्थी शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। तो ये मिलान करना है हमें, तो मिलान करने का काम करेंगे। प्रश्न है तीसरा। तो सबसे पहले हम समानार्थी शब्दों, ये दोनों सूची लिख लेते हैं। तीसरा प्रश्न, समानार्थी शब्दों को समानार्थी शब्दों को समानार्थी शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। को रेखा खींचकर, रेखा खींचकर मिलाओ। खींच रेखा खींचकर मिलाओ। तो दोनों सूचियां जो बनी है दोनों को लिख लेता हूं। पहले सूची में दे रखा है जंगल, पहले सूची में दे रखा है शब्द है जंगल।
फिर है नभ, फिर है चिड़िया, फिर है डाली, फिर है तरु, फिर पर्वत, फिर है जग। दूसरी सूची भी लिख देते हैं, इसका भी हमें मिलान करना है। पहला है टहनी, फिर है संसार, फिर है वन, फिर गिरी, वन के बाद है गिरी, उसके बाद में है आकाश, आकाश, पंछी, और अंतिम शब्द है वृक्ष, वृक्ष। तो हमें मिलान करना है, इसको मिलाना है समानार्थी। समानार्थी आपको पता ही है, पर्यायवाची शब्द को ही हम समानार्थी शब्द कहते हैं। तो इसके अंदर एक एक करके मिलान किया जाए, और इसे भी हम बुक में करना है पेंसिल का यूज़ करते हुए। तो जंगल का है वन, हमें पता है जंगल को वन भी कहा जाता है। तो जंगल का वन के साथ मिलान करते हैं, और स्केल से ही आपको मिलाना है, सीधा, एकदम ठीक सीधा। नभ का अर्थ है आकाश, मैंने आपको बताया था नभ का अर्थ आकाश, आसमान, गगन, ये सब समानार्थी शब्द हैं, इनका एक ही अर्थ होता है या समान अर्थ होता है। तो समानार्थी क्या क्या है? समान अर्थ वाले शब्द। अगर इसका हम समानार्थी का क्या अर्थ होता है? समानार्थी का होता है समान अर्थ वाले शब्द। तो नभ को हमने क्या बताया था आपको? आकाश भी बोल सकते हैं, आसमान भी बोल सकते हैं, गगन भी बोल सकते हैं। तो इसी तरह हमें छांट करके लिखना है। नभ का हो गया आकाश। चिड़िया, चिड़िया को पंछी या पक्षी भी कहा जाता है। तो यहाँ पंछी दिया हुआ है, तो ये समानार्थी शब्द है, इसका भी हम मिलान कर देते हैं। ठीक सीधे मिलान करना है स्केल से। अगला है डाली। पेड़ की डाली को टहनी भी कहा जाता है, ये इसका समानार्थी शब्द है। तो हमने इसका मिलान किया है, डाली का टहनी। अगला है तरु। तरु पेड़ को कहा जाता है। पेड़, यहाँ पे पेड़ नहीं, क्या है? वृक्ष दिया है। तो हम तरु का वृक्ष के साथ मिलान करेंगे। अगला है पर्वत। पर्वत को क्या कहा जाता है? गिरी। पर्वत को पहाड़, गिरी, शैल। तो यहाँ से हमने पर्वत को गिरी से इसका मिलान किया। जग का अर्थ होता है संसार। ये आखिरी का जो बच गया था हमारा, अंतिम जो शब्द है वो है जग। जग का हम संसार के साथ हमने मिलान किया। तो ये था, एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। जंगल का बना वन, नभ का आकाश, चिड़िया का पंछी, डाली का टहनी, तरु का वृक्ष, पर्वत का गिरी और जग का संसार। तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न बच्चों, इसको नोट कर लीजिए और आपको इसको पाठ्य पुस्तक में ही करना है। चौथा प्रश्न हम कल करेंगे। तो आज का आपका गृह कार्य है, इसको
बुक पे करना, लिख लेना, नोट करना और याद भी करना। तो आज के लिए बस इतना ही।